जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल डीके चंदन एडुकेटरी पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वॉइसेस। बेसिकली वॉइसेस होते क्या हैं, वॉइसेस हम कैसे पहचानते हैं, ये सारी तमाम चीज़ें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका है, कैसे हम बदलते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक का नाम है वॉइसेस। तो देखें आप कि बेसिकली वॉइसेस हम कहते किसको हैं, तो वॉइसेस एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि आप अगर जो भी बातें कहते हैं, ठीक है, जो भी बातचीत के दौरान चीजें चलती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, तो सारी की सारी चीजें वॉइसेस होती हैं। वॉइसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। वॉइसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और सेकेंड को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस। अब हमें पहचानना सीखना होगा कि हम एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव, कि यहाँ पे सक्रिय होता है, और पैसिव कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे सक्रिय नहीं होता है। कौन सक्रिय होता है, कौन नहीं होता है, तो जिस सेंटेंस में जो सेंटेंस का डूअर है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा, उस एक्शन का जो डूअर है अगर उस सेंटेंस में एक्टिव हो, ठीक हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है वो एक्टिव वॉइस में है। और जहां पे डूअर एक्टिव ना हो वहां पे हम उसको कहते हैं पैसिव। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, तो डेफिनेशन मैं लिखूंगा कि डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट than the work done। क्या है मतलब इसका, तो इसका मतलब है कि जहां पे जो काम हो रहा है अगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डूअर हो, जहां पे जो काम हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डूअर हो, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि कोई भी मैं सेंटेंस कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे वर्क क्या हो रहा है, पढ़ाने का, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, मैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं, जो पढ़ाने वाला है वो एक्टिव है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी वाक्य आपने लिखा हो, अगर वाक्य की शुरुआत में, जो भी वाक्य है, अगर वाक्य की शुरुआत में आपने डूअर को मेंशन कर दिया, वाक्य के शुरुआत में किसको मेंशन किया आपने, डूअर को मेंशन कर दिया, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन जहां पे इसका ठीक उल्टा होगा, पैसिव वॉइस क्या होता है, मैं एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम पहचानते कैसे। जैसे अभी आप पैसिव वॉइस पहचानते होंगे कि आपने बाई देखा और बाई के बाद आपने डूअर देखा या फिर एजेंट देखा, तो आप पहचान लेते हैं पैसिव वॉइस है। लेकिन वो सही तरीका पैसिव वॉइस पहचानने का नहीं है। हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए अभी इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को जिक्र में लाएंगे। जैसे देखिए इसकी डिफिनेशन होती है कि जहां पे वर्क डन, कि जो काम हो रहा है, वर्क डन इज मोर important than the doer, कि जो काम करने वाला हो उससे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट जो काम हो रहा है वो हो जाए, उसको हम पैसिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है कहने का, कि अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा और अगर उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपने वर्क डन लिख दिया, कि जो काम हो रहा है वो आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, और बाद में आपने क्या लिखा, तो अब बाद में आप लिख दे रहे हैं डूअर को कहीं, क्योंकि डूअर का तो वैल्यू है नहीं इसमें, तो उसे हम कहते हैं पैसिव। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे मैं कह रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे काम करने वाला कौन है, मैं। अगर मैं हूं काम करने वाला तो मैं कहां पे आ रहा हूं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैं आ रहा हूं, इसका मतलब है कि काम करने वाला जो डूअर है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन है, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, तो एक्टिव होगा। समझ पा रहे मेरी बातें, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। अगर मैं करूं और मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। सेकंड होता है पैसिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो पैसिव वॉइस हम कैसे पहचानते हैं, जहां पे पहले काम बताया जाए। जैसे मैं कह रहा हूं आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या आप खुद पढ़ाए जा रहे हैं, आप खुद को पढ़ा रहे हैं, नहीं, पढ़ाने वाला कोई और है, ठीक है।
इसका मतलब है कि पहले आप क्या बता रहे हैं, तो पहले आप वर्क डन बता रहे हैं, जो काम हो रहा है उसको आप पहले बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन क्या पढ़ाने वाले की मेंशन हम शुरू में कर रहे हैं या फिर लास्ट में कर रहे हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं, क्योंकि मैं सेंटेंस क्या कह रहा हूं, तो मैं सेंटेंस कह रहा हूं कि आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो पहले आपने एक्शन को बता दिया कि एक्शन क्या हो रहा है, उसके बाद आप किसको बता रहे हैं, तो उसके बाद आप बता रहे हैं वर्क डन को, डूअर को। तो आप एग्जाम्पल को से आप समझेंगे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप समझेंगे। जैसे देखिए मैं 5-7 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, देखिए जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा कि राम, या फिर मैंने लिखा रमेश कॉल्ड तरुण। सेकंड लिखा हमने तरुण कॉल्ड रमेश। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट लिखा आई हैव, जस्ट अ मिनट, फिर मैंने कहा आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। फोर्थ लिखा हमने कि द थीव्स एक मिनट, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि द पुलिस वर सीन, द पुलिस वर सीन। फिफ्थ मैंने लिखा इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, फिर मैंने लिखा 6 नंबर कि आई हैव बीन कॉल्ड। 7th लिखा मैंने कि रमेश बिट्स मी। ये मैंने 7 एग्जाम्पल्स बेसिकली लिखे। इन 7 एग्जाम्पल्स को आपको देखना है कि जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो एक्टिव है, काम करने वाला अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है या फिर मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आप पैसिव का स्ट्रक्चर क्या पढ़ रहे हो, पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर आप क्या पढ़ रहे हो कि डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, कि जो काम हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डूअर, मतलब करने वाला। लेकिन पैसिव का आप क्या पढ़ रहे हैं कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, कि जो काम हो रहा है वो डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें डूअर की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें डूअर को आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डूअर की क्या है इंपॉर्टेंस है कि डूअर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम से। ठीक है, जैसे समझिए आप, जैसे आपने देखा पहला एग्जांपल लिखा है हमने कि रमेश कॉल्ड तरुण, रमेश कॉल्ड तरुण। यहां पे काम क्या हुआ है, तो रमेश ने तरुण को बुलाया है। मतलब जो वर्क हो रहा है यहां पे, वर्क क्या हो रहा है, बुलाने का। पर बुलाया किसने है, रमेश ने। तो बुलाने वाला कौन हुआ, तो रमेश हुआ। अगर बुलाने वाला रमेश है, इसका मतलब ये काम को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये जो वर्क डन हो रहा है, इस काम को परफॉर्म करने वाला कौन हुआ, रमेश हुआ। इसका मतलब है कि ये जो रमेश अगर है तो ये क्या हुआ, तो ये है डूअर। और अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैंने डूअर लिख दिया है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, तो ये है एक्टिव वॉइस। आई बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूं, समझेंगे इस चीज को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या बताया अभी आपको, आप सुने ध्यान से, इस चीज को समझे। मैंने कहा अभी आपसे कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर को आपने मेंशन किया है तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर को मेंशन ना करके हम वर्क डन को बताएं, कि जो काम हो रहा है उसको बताएं, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं पैसिव। तो आपने यहां देखा कि यहां काम क्या हुआ है, बुलाने का काम हुआ है। बुलाया किसने है, रमेश ने ही बुलाया है। तो ये जो बुलाने का काम किया है, किसने किया है, रमेश ने किया है। इसी वजह से हम रमेश को क्या कहेंगे, डूअर कहेंगे। और अगर ये डूअर लिखा गया है तो डूअर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखने पे वो वाक्य क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। आइए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा तरुण कॉल्ड रमेश। यहां पे भी किसको बुलाया गया है, तो यहां बुलाया गया है रमेश को, पर बुलाया किसने, तरुण ने।
तो अभी भी ये जो तरुण है, क्या ये डूअर है या नहीं है? क्या ये डूअर है या नहीं है? तो आप कहोगे हाँ बुलाने का काम यही कर रहा है, इसका मतलब यहां पे भी ये क्या है? तो यहां पे भी ये डूअर है, यहां पे भी ये क्या है? डूअर है। ठीक है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया गया डूअर को तो वो क्या होगा? एक्टिव होगा। इसका मतलब है कि ये भी जो लिखा गया है ये भी क्या है? तो ये भी एक्टिव वॉइस। सॉरी, ये मैंने नीचे लिख दिया, कि ये जो मैंने लिखा है ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा एक्टिव, ये भी हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, थर्ड लिखा हुआ कि आई हैव डन माई होमवर्क। यहां पे काम क्या किया गया है? होमवर्क किया गया है। यहां पे काम क्या है? होमवर्क किया गया। होमवर्क किया किसने है? मैंने किया है। तो ये जो काम किया जा रहा है, ये काम करने वाला कौन है? क्या मैं ही हूं? अगर काम करने वाला मैं ही हूं तो क्या मैं इस सेंटेंस का डूअर हूं या नहीं हूं? अगर डूअर हूं, इसका मतलब है कि यहां पे भी ये जो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डूअर। और अगर ये डूअर है तो अब ये जो सेंटेंस लिखा गया ये क्या है? तो एक्टिव है। ठीक है, तो ये भी जो लिखा गया हमारा थर्ड नंबर भी, तो ये भी क्या है? तो ये भी एक्टिव है। वैसे ही आप नेक्स्ट देखें फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर कहा जा रहा है कि द पुलिस वर सीन। द पुलिस वर सीन। पहले इसको पुलिस नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं पुलिस, पुलिस। ठीक है, तो ये जो लिखा गया कि द पुलिस वर सीन, पुलिस को देखा गया, पुलिस को देखा गया। क्या देखने का काम पुलिस ने खुद को किया है? पुलिस ने खुद को देखा है? तो आप कहोगे नहीं, देखने वाला कोई और होगा। मैं हो सकता हूं, कोई और हो, लेकिन पुलिस ने खुद को तो नहीं देखा। देखने वाला कौन है? तो देखने वाला कोई और है। अगर देखने वाला कोई और है तो क्या पुलिस ने इस देखने का काम किया है? तो कहोगे नहीं। अगर ये पुलिस ने देखने का काम नहीं किया है, किसी और ने किया है, इसका मतलब है कि ये जो वाक्य लिखा गया है ये किस में है? एक्टिव में है या पैसिव में है? तो आप मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे कि एक्टिव में नहीं है, ये किस में है? तो ये है पैसिव में। ये किस में है? ये है पैसिव में। आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम समझ पा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि रमेश कॉल्ड तरुण, यहां पे बुलाने का काम क्या है? किसने किया? रमेश ने किया है। तो रमेश इस वाक्य क्या हुआ? डूअर हुआ। लेकिन आप थर्ड एग्जाम्पल को देखें, सॉरी फोर्थ को देखें, आप कह रहे हो द पुलिस वर सीन, पुलिस को देखा गया। क्या पुलिस ने खुद को देखा है? नहीं, देखने वाला कोई और है। हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, क्या कोई रास्ता में हो वो उसने देखा हो, पर पुलिस ने खुद को तो नहीं देखा। अगर खुद को नहीं देखा तो देखने का काम किसी और ने किया है। और जब किसी और ने किया है तो ये हमें क्या बता रहा है? तो ये हमें बता रहा है वर्क डन। अगर ये वर्क डन है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इसका मतलब है कि ये वाक्य क्या है? पैसिव है। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 कहते हैं कि फिफ्थ, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। क्या इंग्लिश खुद को बोलती है? नहीं, बोलने वाला तो कोई और है, हम हैं, आप हैं। ठीक है, कोई और है। इंग्लिश तो खुद को नहीं बोलेगी ना, बोलने वाला कौन है? कोई और है। अगर बोलने वाला कोई और है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि यहां पे डूअर नहीं है, क्योंकि इंग्लिश खुद को नहीं बोल रही है, बोलने वाला कोई और है। अगर डूअर नहीं है तो ये जो वाक्य होगा इसको हम क्या कहेंगे? पैसिव या एक्टिव? तो आप कहोगे कि ये है पैसिव। तो देख पा रहे होंगे कि आप जो आज तक पहचानते होंगे कि बाई प्लस डूअर देख करके कि पैसिव हमने पहचान लिया, यहाँ पे बाई प्लस डूअर नहीं है, लेकिन फिर भी हम पैसिव पहचान पा रहे हैं। कैसे पहचान पा रहे हैं? इसकी मीनिंग वाइज पहचान पा रहे हैं। और भी तरीके हैं पहचानने के, बी फॉर्म प्लस वर्ब 3 को देख करके, उस पर भी हम आएंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एक्टिव हम कैसे पहचानेंगे, पैसिव कैसे पहचानेंगे। एक्टिव पहचानने का तरीका क्या होगा कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर हो तो एक्टिव, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो काम हो रहा है वो करने वाला नहीं हो तो वो पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इधर हमने 5th तक कंप्लीट किया, इधर 6th और 7th लिखा है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, समझिए, आई हैव बीन कॉल्ड। आई हैव बीन कॉल्ड, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। क्या मैंने खुद को बुलाया? नहीं, मैंने खुद को नहीं बुलाया। इसका मतलब बुलाने वाला कौन है? कोई और है। ये एक्शन कोई और परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक्शन कोई और परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है क्या इसको, ये कॉल्ड जो लिखा गया, क्या इसका डूअर ये है? नहीं है। अगर ये डूअर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है पैसिव में। ये किस में लिखा हुआ है? पैसिव में। नेक्स्ट है राम, सॉरी ये मैंने राम नहीं लिखा होगा, मैंने रमेश लिखने की कोशिश की होगी एक्चुअली। चलो, अगर रमेश नहीं लिख पाया तो मैं राम ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने राम लिख दिया। अब समझने की कोशिश करेंगे आप। मैंने लिखा राम बीट्स मी, राम मुझे पीटता है। यहाँ पे पीटने का वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन क्या है? पीटता जा रहा है। पीटता कौन है? मुझे राम पीटता है।
तो यहाँ जो एक्शन हो रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? राम। इसका मतलब क्या, ये डूअर है या नहीं है? अगर ये वाक्य के स्टार्टिंग में डूअर लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कि ये वाक्य क्या लिखा हुआ है? एक्टिव लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्लियर है ये बातें? क्या बताएगा? तो बेसिकली आपको यही चीजें याद रखनी है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर आ जाए तो होता है एक्टिव, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर ना आकर के जो काम हो रहा है, जो परफॉर्म किया जा रहा है वो आए तो होता है पैसिव। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम एक दो देख लेते हैं। जैसे देखें आप, जैसे मैंने लिखा, समझिएगा, जैसे मैंने 8 नंबर एग्जाम्पल लिखा, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव पहचाना भी बड़ा टफ है, क्योंकि जब आप जाते हैं कंपटीशन लेवल पे तब आपको पता चलता है कि एक्टिव पैसिव कैसे पहचानते हैं हम। वहां पे अगर आप देखोगे कि बाई प्लस डूअर देखोगे कहीं नहीं मिलता, और वैसे ही एरर पूछ लिए जाते हैं। तो उसके रिस्पेक्टिव से हमें और भी एग्जाम्पल्स मैं 2-4 लिख देता हूं, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप, जैसे मैंने लिखा कि a letter was written, a letter was written। सेकेंड मैंने कहा 9th नंबर, they have या फिर they had posted the letter, they had posted the letter। नेक्स्ट है कि I have नेक्स्ट है कि द चलिए मैं लिखना thieves were arrested। आप पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। ठीक है, नेक्स्ट और भी मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा कि द स्टूडेंट्स आर being taught, द स्टूडेंट्स आर being taught। नेक्स्ट मैंने लिखा 12 नंबर कि द टीचर या फिर ये छोड़ो, आप अलग एग्जाम्पल लिखो। जैसे मैंने लिखा कि राकेश हैज बीन पनिश्ड, राकेश हैज बीन पनिश्ड। और भी देखेंगे 4-5 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, इन पे हम जरा फोकस करते हैं। मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप इनको पहचानें और पहचान करके आप सोचें कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। तब तक के लिए आप देखें इन वाक्यों को, मैं 1 मिनट रुकूंगा, आप पढ़ें इन वाक्यों को ध्यान से। चलिए ओके, आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, अब हम मिल करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने आंसर सारे लोग वेरीफाई करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन, एक पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया। अब मुझे बताएं कि एक पत्र लिखा गया, क्या पत्र ने खुद को लिखा है या लिखने वाला कोई और है? तो आप कहोगे नहीं, पत्र खुद को कैसे लिख सकता है, कोई इंसान थोड़ी है, लिखने वाला कोई और होगा। और जब लिखने वाला कोई और होता है, जब लिखने वाला कोई और होता है तब उस केस में क्या ये जो लेटर है डूअर है क्या? तो आप कहोगे डूअर नहीं है। अगर ये डूअर नहीं है तो एक्टिव है या पैसिव है? तो सिंपल सा आप आंसर कहोगे सर ये पैसिव है। क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में डूअर का मेंशन नहीं किया गया है। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं कि ये जो वाक्य लिखा गया है ये वाक्य किस में है? तो ये वाक्य लिखा हुआ है पैसिव में। ये स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? पैसिव स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे हैड पोस्टेड द लेटर,
दे हैड पोस्टेड द लेटर। यहाँ पे वर्क क्या हुआ है, यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे काम क्या हुआ है, लेटर को पोस्ट किया गया है, लेटर को पोस्ट किया गया है। पोस्ट किसने किया है, दे। पोस्ट किसने किया है, दे, वे लोग। अगर पोस्ट करने वाला ये जो मेंशन किया है दे है, तो अगर पोस्ट करने वाला दे है तो आपको पता चल गया कि ये जो काम परफॉर्म कर रहा है, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये कौन है, तो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला दे है। अगर एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला दे है, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला दे है, चलिए क्या हो गया इसके साथ, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला कौन है, दे है। अगर दे है तो ये सेंटेंस का डूअर हुआ। अगर डूअर को हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया है, इसका मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये है एक्टिव वॉइस। आइए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। लिखा हुआ कि द थीव्स वर अरेस्टेड, द थीफ वर अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार किया गया। क्या चोर ने खुद को गिरफ्तार किया है, क्या चोर ने खुद को गिरफ्तार किया है, तो आपका आंसर होगा नहीं, चोर ने खुद को गिरफ्तार नहीं किया। मतलब ये करने वाला कौन है, तो कोई और है। अगर करने वाला कोई और है तो क्या ये चोर, इस गिरफ्तार करने वाला ये खुद तो नहीं कर रहा है, ये करने वाला कौन है, कोई और है। इसका मतलब ये सेंटेंस का डूअर नहीं है, ये सेंटेंस का डूअर नहीं है। और अगर ये सेंटेंस का डूअर नहीं है तो ये सेंटेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। चलिए क्या हो रहा है इसके साथ, ये हो जाएगा पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। इसका क्या मतलब है, बच्चे मतलब छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। क्या छात्र ने खुद को पढ़ाया, क्या खुद को पढ़ा रहे हैं, या पढ़ाने वाला कोई और है, पढ़ाने वाला कोई और है, खुद तो को तो नहीं पढ़ा रहे हैं वो। और जब पढ़ाने वाला मतलब ये पढ़ाया जा रहा है, ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला द स्टूडेंट्स नहीं है। अगर द स्टूडेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैसिव स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कह देंगे, तो इसको हम कह देंगे पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डूअर को मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ राकेश हैज बीन पनिश्ड, राकेश हैज बीन पनिश्ड, राकेश को दंडित किया गया, राकेश को दंडित किया गया। क्या राकेश ने खुद को दंडित किया है, राकेश ने खुद को तो दंडित नहीं किया होगा, करने वाला तो कोई और है। जब करने वाला कोई और है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या ये राकेश ये पनिश्ड का, इसको तो किया जा रहा है, ये करने वाला नहीं है। और जब ये करने वाला नहीं है तो ये सेंटेंस का डूअर नहीं है। अगर ये सेंटेंस का डूअर नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक पैसिव वॉइस, इसको हम कह देंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आई होप आप अब एक्टिव और पैसिव पहचान लेंगे। आप एक्टिव और पैसिव पहचानने में अब केपेबल हो गए होंगे कि हम कैसे पहचानते हैं, कैसे नहीं पहचानते हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर है इसका मतलब है कि वो एक्टिव है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर नहीं है इसका मतलब है कि वो पैसिव है। ओके, आइए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट मूव करने के बाद हम देखते हैं और भी चीजें। जैसे देखें, जैसे हमने देखा कि एक जो अब हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जिससे हम एक्टिव से पैसिव, जिसमें हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने की जो प्रोसीजर होती है, जो प्रक्रिया है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ आपको एक्टिव से पैसिव ही पूछा जाए, ऐसा नहीं है, आपको पैसिव से भी एक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसे हम बेसिकली एक नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो आइए हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इसके डिफिनीशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते किसको हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम कहेंगे किसको, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने की जो प्रक्रिया होती है और पैसिव से एक्टिव बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे। ठीक है, अब बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिफिनीशन है वो ये है कि चेंज इन द structure, change in the structure but the meaning does not change। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, कि जो सेंटेंस की बनावट है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, उसमें आप चेंजेस
ला सकते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यही होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो उसके स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ब को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कहता है कि बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, कि जो मीनिंग पहले दे रहा था वाक्य वही मीनिंग इसकी बाद में भी आनी चाहिए। जो वाक्य हमें पहले मीनिंग दे रहा था वही मीनिंग हमें बाद में भी आना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात है, मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका डिफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, कि आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, कुछ ऐसा लिख करके केस बदल करके हम करते हैं, लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग पहले होता है वही सेंटेंस का मीनिंग बाद में भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने चेंज किया मीनिंग ही डैमेज कर दिया, तो मीनिंग को डैमेज हमें करने का अधिकार नहीं है, आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला सेंटेंस होता है वो सेंटेंस आप सभी को पता होगा कि पहला सेंटेंस हमें पढ़ना होता है असर्टिव सेंटेंस। आपको जब मैं बेसिक क्लास कराता भी हूं तो उसमें मैं बताता हूं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, असर्टिव सेंटेंस के बारे में। देखिए बेसिकली असर्टिव सेंटेंस हम कहते किसको है, समझिएगा इस चीज को, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस हम समझते हैं असर्टिव सेंटेंस को कि क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हम कहते हैं जिसमें आप स्टेटमेंट्स को बताते हैं। ठीक है, इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, समझिए आप, कि जब आप असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो कैसा होता है कि सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, फिर एक हेल्पिंग वर्ब को, फिर एक मेन वर्ब को, और फिर आप एक ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इसे हम पैसिव कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो पैसिव ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही आसान है। क्या है समझिए आप, कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट होता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इस ऑब्जेक्ट को हमें यहां से उठा करके लाना। पहले हम बना क्या रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस का पैसिव लिख रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर। हमें करना क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम उठा करके यहां लाते हैं और उठा करके इसके केस को बदल देते हैं, और केस को बदल करके हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्टिव केस कर देते हैं। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को ही हम लिखते हैं लेकिन उसका केस चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाए मी, तो यहां ये आकर के क्या बन जाता है, आई। यहां पे लिखा हुआ मिल जाए हो, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहां पे आपको लिखना पड़ता है सी। अगर यहां पे लिखा हुआ मिल जाए हमें अस, तो इस अस को उठा करके हम क्या करते हैं, वी कर देते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर के ये सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। इसका क्या तात्पर्य है कि पहले ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, लेकिन अब इसे हम किस केस में लिख देंगे, तो अब इसे लिख देंगे सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब समझिए आप नेक्स्ट। इसके बाद जो आगे आता है वो ये कहता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है अभी ये किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कि यहां पे अगर आपने आई लिखा है तो यहां आप क्या लिख दोगे, एम लिख दोगे। अगर यहां पे ही लिखा है तो आप क्या लिख दो, इज लिख दोगे। लेकिन अब जो आपने सब्जेक्ट बनाया, क्या ये सब्जेक्ट रह गया? नहीं, अब ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब मान के चलो कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ही के अकॉर्डिंग तो ये इज आएगा। लेकिन यहां से अगर आपने मी को आई बनाया तो आई के अकॉर्डिंग इज आएगा क्या? तो आई के अकॉर्डिंग इज नहीं आता, आई के अकॉर्डिंग एम आता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, समझे आप, कि यहाँ ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है इसे हम चेंज करते हैं, इसे हम चेंज करते हैं। और चेंज कैसे करते हैं, तो समझे आप, इस हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली लिखते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखते हैं चेंज हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब। आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि मैं चेंज हेल्पिंग वर्ब क्यों लिख रहा हूं। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब लिखने की वजह यह है कि आप पहले जो आप लगा रहे थे हेल्पिंग वर्ब वो लगा रहे थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब आप किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम उसे क्या कह रहे हैं, तो उसे ही हम कह रहे हैं चेंज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, समझिए आप। इसके बाद समझिए कि ये जो मेन वर्ब होती है इसे आपने क्या किया, चेंज कर लिया। अब ये बचा, तो इसे भी हम कैसे बदलते हैं, तो इसे बदलते हैं हम कि ये किसी भी फॉर्म में हो,
चाहे वो V1 हो, V2 हो, V3 हो, किसी भी फॉर्म में हो, इसे हम चेंज करके क्या करते हैं, तो इसे हम चेंज करके लिख देते हैं V3। इसे हम चेंज करके क्या लिख देते हैं, V3 लिख देते हैं। और V3 लिखने के बाद चाहे यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट हो, V3 हो तो V3 वैसे लिख देंगे, V1 हुआ तो भी वो V3 में चेंज होगा, V2 हुआ तो भी वो V3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट हो। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी। लेकिन इसके बाद सबसे अच्छी चीज आती है कि इसके बाद हमें सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन का क्या तात्पर्य है, हम उस पर भी आएंगे तो समझेंगे आप। सुटेबल प्रीपोजिशन कहने का मतलब होता है कि आप यहाँ पे, पहले इसके बाद हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद पे हम आएंगे लौटेंगे। इसके बाद आप देखोगे तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज हेल्पिंग वर्ब कर दिया, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा था, अब यहाँ पे क्या किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। फिर आपने इस मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लिख दिया, और यहाँ पे इसके बाद हमने प्रीपोजिशन को लिख दिया। अब बचा कौन है, तो ये बचा हुआ है सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के स्टार्ट बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में लेके चले जाएंगे, और तब इसका नाम हम देते हैं एजेंट। तब इसको हम क्या नाम देते हैं, एजेंट। अब समझिए इस चीज को, समझिएगा, ठीक है। कि अब सुटेबल प्रीपोजिशन कहने का क्या तात्पर्य है, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि सुटेबल प्रीपोजिशन कहने का तात्पर्य ये है कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो प्रीपोजिशन के नाम पे हमारा बाई भी आ सकता है, ठीक है, विद भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, और टू भी आ सकता है। बेसिकली ये जो 5 प्रीपोजिशंस मैंने लिखे हैं, कौन कौन से, बाई, विद, एट, इन, टू, ये जो 5 प्रीपोजिशन है जनरली हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा नहीं कि ये 5 ही आते हैं, इसके अलावा भी आते हैं। हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर, उसमें सीखेंगे कि और कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं इसके अलावा, ठीक है। लेकिन ये 5 का नॉलेज आपको होना चाहिए कि हम इनका इस्तेमाल कब करते हैं। तो समझिए कि हम बाई का इस्तेमाल तब करते हैं जब एजेंट हमारा क्या होता है, कोई पर्सन होता है। बाई का इस्तेमाल हम कब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि जब एजेंट हमारा क्या होता है, कोई पर्सन होता है। अगर कोई एजेंट पर्सन है तब आपको क्या लगाना है, बाई, ठीक है। वैसे ही विद का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब कोई टूल्स हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई टूल्स हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, ठीक है। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, पहले बाई का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब हमारा एजेंट क्या होगा, कोई पर्सन होगा, मतलब कोई इंसान होगा, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। हम विद का कब करेंगे, जब एजेंट के जगह पे कौन आएगा, टूल्स आएगा या फिर इंस्ट्रूमेंट आएगा। टूल्स इंस्ट्रूमेंट कहने का क्या तात्पर्य है, तो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट कहने का तात्पर्य है कि कोई औजार आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज एट। एट के बारे में भी हम आगे भी समझेंगे कि एट का इस्तेमाल कहां होता है। अभी आपको इससे समझने की जरूरत नहीं है, अभी बस इसके लिए आप इतना लिख लें कि अगर समथिंग का बोध हो, समथिंग क्या होता है अभी आगे समझेंगे हम, तो उसके लिए हम एट लगाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अगर आपने सोर्स या फिर मीडियम की बात की हो, सोर्स या फिर मीडियम की बात की हो, तो आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। सोर्स और मीडियम कहने का मतलब क्या है, कि कोई स्रोत हो, कोई माध्यम हो, कोई स्रोत हो, कोई माध्यम हो, उसके साथ हमें क्या लगाना है, तो उसके साथ हमको इन लगाना है। फिर नेक्स्ट आता है टू। टू का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, तो पैसिव में इस्तेमाल करते हैं। कहां पे, तो पहला आता है हमारा कि ये तो आएगा पहले नो के साथ, पहले नो के साथ आएगा, फिर कहता है ये कॉन्फाइन के साथ भी आ सकता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट के साथ आ सकता है, रिस्ट्रिक्ट के साथ आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके साथ हमको ये चीजें लगानी है, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आएंगे बातें, फिर हम अब स्ट्रक्चर को उठाएंगे कि कैसे हमको ट्रांसफॉर्म करना है टेंस का, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि असर्टिव सेंटेंस है उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर ये जो वर्ब आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही थी। अब यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर चाहे ये वर्ब किस मेन वर्ब किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, चाहे वो V1 हो, V2 हो, तो भी हम उसको क्या करेंगे, V3 में चेंज करेंगे। अगर V3 में है तब तो V3 में वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन के नाम पे हमें कितने प्रीपोजिशन लगाने हैं, तो हमें 5 प्रीपोजिशन लगाने हैं, हमें 5 प्रीपोजिशन लगाने हैं। ये 5 प्रीपोजिशन कौन कौन से होंगे, तो बाई, विद, एट, इन, टू। बाई का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एजेंट हमारा कौन होगा, पर्सन। विद का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे।
ऐड का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब समथिंग की बात करेंगे। इन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब सोर्स और मीडियम की बात करेंगे। नेक्स्ट टू की बात हम कब करेंगे, जब हमारा वर्ब कौन कौन से हो, तो जब हमारे मेन वर्ब बन जाएंगे कौन कौन से, तो मेन वर्ब बन जाएंगे कॉन्फाइन, रेस्ट्रिक्ट या फिर नो। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके समझते हैं अब, जैसे हम पहला टेंस अब उठाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन देखने हैं। तो बेसिकली जो हमारा पहला टेंस है, उस टेंस का नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसे ही दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या तो आप इसे कह लें प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। देखिए इसका जब हम एक्टिव की बात करते हैं कि इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो समझिएगा कि एक्टिव का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या, तो इसका होता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम V1 लिखते हैं या फिर V1 प्लस एस और ES लिखते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V1 लिखते हैं या फिर V1 प्लस ACS लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये तो पता है ना कि हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाना है और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ला करके मुझे स्टार्टिंग में रख देना है। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ला करके स्टार्टिंग में रख देना और इसे हमको बिल्कुल लास्ट में लेकर के चल जाना है। इतनी बात तो आपको क्लियर होंगी कि सब्जेक्ट को हमें इसमें क्या करना है, एजेंट बना देना जो कि लास्ट में जाएगा, और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना जो कि सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। इतनी बातें क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हर जगह ही होना है, सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे और लास्ट में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेकर आएंगे। तो इसको हम न लेकर के चलते हैं क्योंकि इसे हमें हर जगह ही रखना है। तो मेन जो फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे वर्ब पे। ठीक है, तो हम अभी फोकस करेंगे वर्ब पे। अब जैसे देखिए कहने का मतलब क्या, मैं कह रहा था कि इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब हमें ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कहां पे, तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है पैसिव के अंदर। ठीक है, सॉरी एक्टिव के अंदर। अब इसका हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, जो कि हमने हटा दिया। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाली चीजें वैसे ही चलते रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं इज, एम, आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के नाम पे, एक्चुअली ये बी फॉर्म कहलाते हैं यहाँ पे। और ये जो V1 लिखा हुआ है या फिर V1 प्लस ACS लिखा हुआ है, इसे हम लिख देते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जब अब समझेंगे आप, ठीक है कैसे, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा इस टेंस का, जैसे लिखा सी, या मैं कोई नाम लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा कि राहुल टीचेस मी, राहुल टीचेस मी। अब इसका हमें पैसिव करना है, तो पैसिव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, मी को हमने उठाया, और मी को उठा करके हमने क्या कर दिया, आई लिख दिया। मी को उठा करके हमने क्या कर दिया, तो मी को उठा करके हमने आई कर दिया। ठीक है, तो ये आई हमने लिखा, आई। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने क्या कहा कि हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर कोई लगाना है। तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, तो आपने लिख दिया एम, आई एम। और ये जो टीचर्स लिखा हुआ था इसको हम क्या करते हैं, V3 में चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम V3 में चेंज कर देते हैं, तो हमने क्या लिखा, टीचर्स के जगह पे टॉट। ठीक है, आई एम टॉट बाय राहुल। समझे। अब यहां पे हमें बाय क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि आपको क्या बताया था अभी पिछले ही स्लाइड में इसकी बात हो रही थी कि अगर कोई पर्सन होगा तो पर्सन एजेंट जब बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, बाय। तो राहुल जो लिखा है मैंने, राहुल पर्सन है ना, तो पर्सन के लिए हमने क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने कहा नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे कि श्रेया पेंट्स द वॉल, श्रेया पेंट्स द वॉल। अब मुझे बता सकते हैं इसका पैसिव क्या होगा, कैसे हम बनाएंगे श्रेया पेंट्स द वॉल को। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है श्रेया, श्रेया कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो लिखा गया ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, और ऑब्जेक्ट को उठा करके हम क्या लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और ऑब्जेक्ट को उठा करके हम लिखेंगे
ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा द वॉल, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द वॉल, द वॉल, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक, तो द वॉल सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो इसकी वजह से हमें क्या लिखना होगा, इज, द वॉल इज पेंटेड, द वॉल इज पेंटेड। अब मुझे बताओ कि इसके बाद हमें भेतरी लिखने के बाद क्या लिखना था, प्रीपोजिशन लिखना था ना, भेतरी लिखने के बाद क्या लिखना है, प्रीपोजिशन लिखना है। तो हमें देखना है कि प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए। तो मैंने लिखा था श्रेया पेंट्स द वॉल, तो श्रेया कौन है, पर्सन है, पर्सन के लिए हमें क्या लगाना होगा, बाई, तो हमने लिख दिया बाई, बाई श्रेया, बाई श्रेया, ठीक है, बाई श्रेया, क्लियर है। और भी एग्जांपल्स देखें आप, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा थर्ड, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं मैं, थर्ड एग्जांपल को मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा दिस मशीन, दिस मशीन पेंट्स द वॉल, दिस मशीन पेंट्स द वॉल, ठीक है। तो अगर दिस मशीन पेंट्स द वॉल लिखा गया, इसका क्या मतलब है, अब इससे हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे द वॉल, द वॉल, ठीक है। अब हमें क्या लगाना था, इज एम आर लगाना था, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम द वॉल की वजह से क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, द वॉल इज पेंटेड, द वॉल इज पेंटेड, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो जैसे हमने लिखा था अभी पिछले वाले एग्जांपल में, हमने लिखा था श्रेया पेंट्स द वॉल, तो श्रेया पर्सन थी, ठीक है, लेकिन मशीन तो पर्सन नहीं है, मशीन क्या है, तो एक टूल्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर टूल्स और इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जब आ जाता है तब हम लगाते हैं विद, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट आ जाए तब हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं विद। तो यहां पे हम किसकी चर्चा करेंगे, तो हम यहां पे लगाना पड़ेगा हमें क्या, तो हमें लगाना पड़ेगा द मशीन की वजह से विद, क्योंकि ये टूल्स और इंस्ट्रूमेंट है। तो हम लिखेंगे कि द वॉल इज पेंटेड, ठीक है, लिखेंगे विद दिस मशीन। हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आया, और भी एग्जांपल्स देता हूं मैं। फोर्थ देखो आप, जैसे मैंने लिखा फोर्थ, क्लियर ऑफ नहीं हो पाया, ओ शिट, माय गॉड व्हाट हैपेंड टू इट, ओके। हाँ अब देखिए एग्जांपल आओ, जैसे मैंने एक और एग्जांपल फोर्थ नंबर लिखा, चलिए ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, फोर्थ नंबर एग्जांपल, माय गॉड व्हाट हैपेंड टू इट, फोर्थ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि कीर्ति किल्स अ स्नेक, कीर्ति किल्स अ स्नेक, तो आप क्या इसका पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ स्नेक, अब मैं समझ गया ये क्या था, कि अ स्नेक, अब मुझे क्या लगा था, इज एम आर, तो इज किल्ड बाई कीर्ति, क्योंकि कीर्ति क्या है, पर्सन है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। नेक्स्ट अब फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे मैंने लिखा फिफ्थ नंबर एग्जांपल, ठीक है, मैंने लिखा एन एरो, एन एरो किल्स अ स्नेक, एन एरो किल्स अ स्नेक। इसको अगर हमें बनाना हो तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने का तरीका भी सेम ही हुआ, क्योंकि किल्स अ स्नेक तो दोनों में ही सेम है, तो ये वाली चीजें तो बिल्कुल सेम ही आएंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा कि अ स्नेक, अ स्नेक, ठीक है, इज, अ स्नेक इज किल्ड, यहां तक तो सेम रहेगा। अब बात आती है कि यहां पे तो कीर्ति पर्सन है, लेकिन क्या एन एरो पर्सन है, तो आप कहोगे नो सर, एन एरो इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ टूल्स और अ टूल। तो अगर ये टूल्स और इंस्ट्रूमेंट है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे।
तो हमने यहां पे क्या लिखा, तो हमने लिखा विद एन एरो, बस। ठीक है, अब आप बाई और विद में समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। मैंने लिखा कि सी नोज दिस एड्रेस, सी नो दिस एड्रेस, ठीक है, वह यह पता जानती है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे दिस एड्रेस इज, फिर हम क्या लिख देंगे, नॉन। अब देखो मैंने क्या बताया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में आए कि बाई हर लिखते हैं, बाई हर लिखते हैं, लेकिन क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि ये सी पर्सन है, लेकिन इससे भी पहले मैंने एक चीज बताई है आपको, क्या कि अगर कोई वर्ब आपको लिखा हुआ क्या मिल जाए, नो, या फिर कॉन्फाइन या फिर रेस्ट्रिक्ट, तो हमें क्या लगाना होता है, टू। तो यहां पे वर्ब क्या था, सी नोज द एड्रेस, तो वर्ब तो हमारा नोज है ना, अगर नोज वर्ब है तो हमें क्या लगाना होगा, टू हर, टू हर, ठीक है, ये बात हो गई। चलो और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं एक दो। जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा, आई थिंक ये 6 नंबर था, 6 नंबर, 7 नंबर एग्जाम्पल है अब हमारा, कि सी सरप्राइजेस द टीचर, सी सरप्राइजेस द टीचर। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे द टीचर इज सरप्राइज। अब आपको समझ में आ गया कि जब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इज कहां से आ रहा है, द टीचर इज सरप्राइज्ड। अब आपको यहां पे सी देखना है, तो सी क्या है, पर्सन है, अगर सी पर्सन है तो हमें क्या लगाना है, बाई हाँ, बाई हाँ, ठीक है, अब ये बन गया। नेक्स्ट देखिए आप 8 नंबर एग्जांपल, ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने लिखा आंसर सरप्राइजेस द टीचर। अगर आप इस भी सेंटेंस में देखेंगे तो इस सेंटेंस में भी आपको बस सब्जेक्ट चेंज है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, जैसे फर्स्ट में 7 नंबर में लिखा गया वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि यहां पे आप कह रहे थे सी, तो सी पर्सन है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाँ आंसर क्या है, उसका उत्तर, तो आपका आंसर होगा कि ना तो ये पर्सन है, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना सोर्स है, ना तो वर्ब टू के वाले आए हैं, ना नो आया, ना कॉन्फाइन आया, ना रेस्ट्रिक्ट आया। तो ये है क्या, तो इसी को हम कहते हैं कि ये है समथिंग। ये क्या है समथिंग। अगर समथिंग है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे, लिखेंगे कि द टीचर इज सरप्राइज्ड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि समथिंग के लिए हमें कौन से प्रीपोजिशन लगाने हैं, तो एट लगाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एट हा आंसर, एट हो आंसर। इज माई पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल और भी देखते हैं, क्योंकि सारे प्रीपोजिशन की यूसेज कम से कम हम पढ़ लें। 9th नंबर एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा कि दिस बॉक्स कंटेन्स, या फिर बॉक्स की जगह पे आप लिख लें, ज्यादा बेहतर होगा कि आप लिखें दिस बैग कंटेन्स 3 बुक्स, दिस बैग कंटेन्स 3 बुक्स, आपको ये देखनी है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि इस बैग में 3 बुक हैं, तो ये बुक रखने का एक माध्यम है ना, एक बुक रखने का एक मीडियम है ना, आप कहीं उसमें डालते हैं, बुक लेकर के चल देते हैं, तो ये क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। अगर मीडियम और सोर्स बताया जाए, तो मीडियम और सोर्स को बताने के लिए हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं, वो कौन सा प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन होता है इन। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों आप बनाएंगे कि 3 बुक्स वर, सॉरी नहीं, वर नहीं आएगा ना, क्योंकि आर आएगा ना, 3 बुक्स आर कंटेंट इन दिस बैग,
इन दिस बैग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट एग्जांपल इसका 10th नंबर। वो क्या है कि एक और प्रीपोजिशन नहीं बचा प्रीपोजिशन, तो मैंने सारे बता दिए, बाई बता ही दिए कि कहाँ लगता है, विद बता ही दिया, टू बता ही दिया, और हाँ लगभग सारे बता दिए हमने ना। ठीक है, इन बता ही दिया। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जैसे हमने लिखा कि श्रेया मैरिज तरुण, श्रेया मैरिज तरुण, ये एग्जाम्पल है। अब इसका पैसिव करना है तो आपको समझना होगा कि मैरी एक ऐसा वर्ब है, ठीक है, कि जिसे हम एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। एक्टिव के लिए हमें कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसिव बनाते हैं तो आपके मन में आता होगा क्या, आप समझ लीजिए। इधर मैं साइड में लिखता हूं कि मैरी का एक अलग केस है कि अगर इसका इस्तेमाल आपने एक्टिव वॉइस में किया हो और इसका इस्तेमाल अगर आपने पैसिव में किया हो, तो जब हम एक्टिव में करते हैं और जब हम पैसिव में करते हैं, तो एक्टिव में करेंगे तब इसके साथ ना तो हमें टू लगाना होता है ना विद लगाना होता है, कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर पैसिव की बात करें तो टू और विद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो विद नहीं आता, क्या आता है, टू आता है। लेकिन जब आप हिंदी करते हैं तो हिंदी कहते हैं कि उसके साथ शादी हुई है, और साथ का आप क्या जानते हैं, तो साथ का आप कहते हैं कि के साथ का मतलब होता है विद। पहले तो इसको विथ नहीं पढ़ते, इस विद आधा द आता है। ठीक है, विद, तो विद का यूज हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे आप बना करके देखें, लिखा होगा श्रेया मैरिज तरुण, आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे तरुण इज मैरिड। ठीक है, आपके पास जब एरर पूछा जाता है या ब्लैंक पूछा जाता है बोर्ड में, तो यहां पे ब्लैंक के फॉर्म में विद भी दिया जाता है, टू भी दिया जाता है। ठीक है, तो मैं दोनों ही चॉइस लेके चलता हूं कि तरुण इज मैरिड विद और टू श्रेया। आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे कौन सा कहना सही होगा, टू कहना सही होगा, विद कहना सही होगा। तो मैंने अभी ही बताया कि विद नहीं आता, प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है, तो इसको हम गलत करेंगे और टू को हम सही करेंगे। सिर्फ पैसिव में, एक्टिव में मैरी नहीं लेता कभी भी। ठीक है, प्रीपोजिशन। तो आई होप ये हमने पहला टेंस अभी कंप्लीट किया। पहला टेंस क्या था हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे होंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कर रहे होंगे, मतलब सारे टेंसेस का नेक्स्ट क्लास में हम बातें कर रहे होंगे, और कैसे ये बनते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा कि ये हमारे ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं क्या आपको कोई डाउट रहता है, तो आप डाउट को कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, वहां से भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्लाइड से मैं ले लेता हूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि वॉइसेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिव एंड सेकंड इज कॉल्ड पैसिव। एक्टिव वॉइस आर सच टाइप्स ऑफ वॉइसेस in which doer is more important than the work done, and passive voices are such types of voices in which work done is more important than the doer। क्या मतलब था, मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस वैसे वॉइसेस होते हैं जिसमें जो डूअर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्क डन से, जो काम हो रहा है उससे। ठीक है, और पैसिव ठीक इसका उल्टा होता है। बेसिकली हमें समझने के लिए क्या करना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर को मेंशन किया गया है तो वो एक्टिव होगा, अगर डूअर को मेंशन नहीं किया गया है तो वो पैसिव होगा। वर्क डन को बता दिया गया तो वो पैसिव होगा, या फिर डूअर को कहीं लास्ट में मेंशन कर दिया गया है प्रीपोजिशन के बाद तो उसको हम पैसिव कहेंगे। ओके, फिर हमने सीखा नेक्स्ट कि जो एक्टिव से पैसिव बनाने की जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसे हम एक नाम से जानते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, कि स्ट्रक्चर में आप चेंजेस ला सकते हैं लेकिन उसकी मीनिंग डैमेज नहीं होनी चाहिए। जो मीनिंग वो पहले दे रहा था वही मीनिंग बाद में भी आना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा कि ये हमने तरीका समझा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर ये हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाती है, इसी वजह से हम लिखते हैं चेंज हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, और फिर एक प्रीपोजिशन को लिखते हैं। सुटेबल प्रीपोजिशन के नाम पे हमने 5 प्रीपोजिशन के यूज पढ़े, और फिर जो सब्जेक्ट होता है उसे हम एजेंट बना देते हैं। ठीक है, बाकी हम इसी के एग्जाम्पल देखें। फिर हमने ये देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, V1 या फिर V1 प्लस ACS। अगर मैं वर्ब लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि इससे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को मुझे लास्ट में लिख देना है, ये पता ही आपको, इसी वजह से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट हम वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या फिर V1 प्लस ACS लिखा है तो ये पैसिव में क्या होगा, तो पैसिव में हो जाएगा ये इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ये कहाँ से आता है ये भी मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की सफ़र हम यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात हो हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम डील कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।